टारगेट यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th का एसएसटी का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं कि कैसे दुनिया में लोकतंत्र फैला और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे लोकतंत्र की अगुवाई फ्रांस ने किया। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे क्या घटनाक्रम था। चलिए देखिए, सबसे पहले समझिए कि फ्रांसीसी क्रांति ही इसको क्यों कहते हैं। चूँकि ये क्रांति फ्रांस से शुरू हुई थी इसलिए इसे हम फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। और क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है तो बात है 14 जुलाई की। 14 जुलाई 1789 की सुबह की बात है। पेरिस नगर में चारों तरफ आतंक का माहौल था और सम्राट की जो सेना थी, सम्राट ने सेना को ये आर्डर दिया था कि आपको शहर में घुसना है। और लोगों के बीच में यह अफवाह फैल गई थी कि वह सेना को इसलिए भेज रहा है ताकि वो नागरिकों पर गोलियां चलाएगा और उन्हें मार देगा। इस अफवाह के चलते पूरे शहर में लगभग 7000 पुरुष और औरतें टाउन हॉल में एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि राजा की सेना से लड़ने के लिए हमें भी आपस में क्या बनाना पड़ेगा, जन सेना बनाना पड़ेगा। तो अब सेना तो बन गई, लोगों ने इकट्ठा होकर सेना तो बना लिया, लेकिन अब सेना को लड़ने के लिए क्या चाहिए, हथियार। तो हथियार कहाँ मिलेगा, हथियार मिलेगा या तो जो बना रहा है उसके पास जाइए और नहीं तो सरकार के पास जो हथियार है उसको लूटिए। तो वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश करने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि हथियार कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सीधा सीधा उनको पता था कि हथियार मिलेगा सरकारी जगहों पे। तो वो जबरन कहाँ घुसने लगे, सरकारी भवनों में घुसने लगे। और सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस के नगर के जो पूर्वी भाग था, याद रखिए ये कौन सा पॉइंट है, पूर्वी भाग में एक किला है जिसका नाम है बास्तील। बास्तील किले में लोग घुसे और जेल को तोड़ डाला और वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में गोला बारूद जो है वो लोगों ने इकट्ठा किया, हथियारों को अपने कब्जे में लिया और जो उसका कमांडर था उसे मार दिया। जो उस किले का कमांडर था उसको क्या क्या कर दिया, मार दिया, जिसे जेलर भी कह सकते हैं। और कैदी को छुड़ाया। तो कैदी तो उस समय वहां पे केवल 7 ही कैदी थे, तो उन लोगों को छुड़ा दिया। और जो सम्राट की निशानी थी, बास्तील का किला जो है, जो सम्राट के शासन का निशानी था, उसे लोगों ने घृणा का केंद्र माना। क्योंकि सम्राट के प्रति लोगों में घृणा जाग गई तो उन्होंने किले को भी घृणा का केंद्र माना, इसीलिए उन्होंने किले को ढहा दिया और जितना अवशेष था उसे बाजार में बेच दिया। अब बात यह थी कि बाजार में उसे खरीदेगा कौन, तो जो लोग स्मृति चिन्ह के रूप में इसे इकट्ठा करना चाहते थे, सजाना चाहते थे, उन्होंने इसे क्या किया था, अपने पास एकत्र किया था। अब ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि लोगों में इतना बड़ा असंतोष था कि पेरिस तथा अन्य देशों, पेरिस जो शहर है और देश के जो देहाती क्षेत्र हैं वहाँ पर भी बहुत सारे संघर्ष की घटनाएं हुई। अधिकांश जनता जो है पॉवर्टी महंगा हो गया था, इसलिए उसका विरोध कर रही थी। इसी दौरान सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकार ने इसको बहुत बड़े घटनाक्रम से जोड़ा। आगे बहुत बड़ी घटना घटती है फ्रांस में, इतिहासकारों ने इसे उस घटना से जोड़ा और लास्ट में फ्रांस को, वहाँ के राजा को फांसी दे दिया जाता है और फांसी देकर वहाँ पर नई व्यवस्था जो है, नई नीति लागू होती है। देखिए एक छोटा सा चित्र दिया हुआ है कि बास्तील का किला कैसा था, वो एक चित्रकारों का। अब चलते हैं आगे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस का समाज कैसा। देखिए आंदोलन क्यों हुआ, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि फ्रांस का समाज कैसा था। देखिए सोसाइटी अगर संपन्न रहेगी, समाज अगर संपन्न रहेगा, सभी लोग अमीर रहेंगे, सभी लोगों की जरूरतें पूरी होंगी, तो झगड़ा क्यों होगा। आज भारत में जो झगड़ा होता है उसमें अधिकतर केसेस क्या होते हैं, उसमें अधिकतर ये होता है कि गरीब जो होता है और गरीब हो रहा है और जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। तो क्या सरकार इसके पीछे कुछ कर रही है कि जो अमीर और गरीबों के बीच में जो खाई है वो खत्म हो। देखिए धरती पर कोई बहुत दिन जीने के लिए नहीं आया है, मरना सबको है। और सरकार हम इसलिए चुनते हैं कि हमारे अंदर, चाहे हम गरीब हों चाहे अमीर हों, हम शांति से जी सकें। और ये सरकार का दायित्व है कि इस काम को वो करे। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती है। जिसके देखिए फ्रांस के समाज की स्थिति क्या होती है। देखिए वहाँ के युद्ध के बारे में समझने से पहले हमें वहाँ के समाज की स्थिति को समझना होगा। देखिए उस समय फ्रांस की सोसाइटी थी वो कुल 3 भागों में बटी थी।
3 भागों में देखिए, प्रथम स्टेट उसको कहते थे हम लोग, प्रथम स्टेट जिसमें पादरी लोग आते थे। पादरी का मतलब होता है इनका कांटेक्ट सीधा भगवान से है। ये लोग कहते थे कि हम सीधा भगवान से कांटेक्ट रखते हैं, क्योंकि पादरी का मतलब पूजा पाठ करने वाले लोग, भगवान यीशु की पूजा करने वाले लोग, चर्च में जो जितने भी पोप होते थे उन्हें पादरी कहा जाता था। द्वितीय स्टेट में कौन होता था? द्वितीय स्टेट में होता था राजा और राजा के परिवार के लोग। राजा के परिवार के लोग, परिवार के लोग मतलब चाचा, भतीजा और जो भी रिश्तेदार लोग होते थे सब आते थे कुलीन में। और लास्ट स्टेज बच गया, लास्ट है तृतीय स्टेट। तृतीय स्टेट में बाकी जितने बच गए, यानी कि चर्च के पादरी यानी कि पुजारियों को छोड़कर, और द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग मतलब राजा के जो भी खानदान, मामा मामी, मौसा मौसी, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी जो भी हैं सब किस में आ जाएंगे? कुलीन वर्ग में आ जाएंगे। यानी चूंकि राजा के खानदान के ही हैं तो वो सब किस में आ जाएंगे? कुलीन वर्ग में आ जाएंगे। और तृतीय स्टेट में बाकी देश में जितने भी लोग बच गए वो सब तृतीय स्टेट में थे। जैसे चाहे बड़ा व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो, अदालती हो, कर्मचारी हो, वकील हो, किसान हो, कारीगर हो, इन दोनों की स्थिति सबसे खराब थी। तो ये पूरी कहानी थी। अब ये पूरा फ्रांस का समाज था। देखिए इसमें होता ही है कि सबसे पहले घटना कहाँ से घटती है, तो 1774 में जो बुर्बो राजवंश के लुईस 16 थे वो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठते हैं। फ्रांस की राजगद्दी पर लुईस 16 बैठते हैं और उस समय उनकी उम्र केवल 20 साल थी और उनका विवाह ऑस्ट्रिया की खूबसूरत राजकुमारी जिसका नाम था मेरी एंतोएट से होता है। और जब वो राज्यारोहण के समय राजकोष वो देखते हैं कि हमारा राज्यारोहण होने वाला है, यानी कि अब हम गद्दी पर बैठेंगे, तो कोई भी राजा गद्दी पर बैठता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा जाता है, तो उसी को राज्यारोहण कहा गया है। तो राज्यारोहण के समय जब वो देखते हैं कि पूरा राजकोष खाली है, अब क्या करें? अब राजकोष खाली होने के क्या कारण थे? क्यों उनका राजकोष खाली है? राजकोष खाली होने का क्या कारण हो सकता है? तो राजकोष खाली होने का सबसे बड़ा कारण था कि फ्रांस युद्ध में था और इसीलिए उसकी वित्तीय संसाधन क्या हो गए थे? नष्ट हो गए थे। वो लंबे समय से युद्ध में था और वर्साया के विशाल महल और राज दरबार के शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। देखिए सबसे पहले तो ये फ्रांस लंबे समय से युद्ध में था इंग्लैंड के खिलाफ। किसके साथ था? अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका और इंग्लैंड में युद्ध चल रहा था और फ्रांस साथ दे रहा था किसका? अमेरिका का। और इस युद्ध में इसे बहुत सारे रुपए पैसे का नुकसान हुआ जिसकी वजह से इसकी वित्तीय स्थिति खराब हो गई। और दूसरी वित्तीय स्थिति खराब होने का कारण यह है कि बड़े महल, देखिए हाथी खरीदना बड़ी बात नहीं है, हाथी का देख रेख करना बड़ी बात है। तो वर्साया जो राजा महाराजा का महल होता है उसमें बहुत सारे नौकर चाकर लोग काम करते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं जिसके लिए बहुत सारा खर्चा भी लगता है। तो वही बता रहा है कि वर्साय का जो विशाल महल था उसकी शानो शौकत बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची होता था, बहुत ज़्यादा रुपया पैसा नुकसान होता था। अब इन दोनों के लिए पैसा चाहिए, राजकोष खाली है और शानो शौकत बनाए रखने के लिए भी खर्चा चाहिए। और इसका कारण वही अभी बताया कि लुईस 16 के शासनकाल में फ्रांस जो है अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दिया था। यानी कि जो अमेरिका के 13 उपनिवेश ब्रिटेन के कब्जे में थे उसको स्वतंत्र कराने के लिए फ्रांस उसकी सहायता कर रहा था। और इस युद्ध के चलते फ्रांस के ऊपर, देखिए इस युद्ध के चलते फ्रांस के ऊपर 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया और पहले से 2 अरब लिब्रे का कर्ज था। कुल कर्ज हो गया 10 और प्लस 2 यानी कि 12 अरब लिब्रे का पूरा कर्ज किस पर हो गया? फ्रांस पे हो गया। और सरकार के जो कर्जदाता है, देखिए ये पॉइंट नोट करना है कि भैया सरकार को कर्ज देने वाला कौन है? अभी सवाल यही है कि इंडियन गवर्नमेंट अगर सरकार चला रही है तो इसको कर्ज देने वाला कौन है? इसको कर्ज देने वाला हम हैं, हम लोग। इंडिया गवर्नमेंट को कर्ज देने वाले कौन है? हम ही लोग हैं। जो हम बैंक में पैसा जमा करते हैं और बैंक वाला वो पैसा गवर्नमेंट को देता है और भी लोगों को देता है और फिर उसी के बदले हमें इंटरेस्ट देता है। तो हम लोग, इस समय तो बैंकिंग सिस्टम है, उस समय बैंकिंग सिस्टम नहीं थी। और जो राजा थे उनको डायरेक्ट बड़े बड़े लोग जो होते थे अलग अलग माध्यम से कर्ज देते थे। तो उन्होंने कहा कि कर्ज बढ़ गया और अमाउंट बढ़ गया तो उन्होंने ब्याज 10% कर दिया। अब इसका हाल ये हुआ कि फ्रांस सरकार का बजट का बहुत सारा हिस्सा
कर्ज में जा, कर्ज चुकाने में खत्म होने लगा। अब सरकार की हालत बहुत गंभीर हो गई कि वहाँ तो सारा पैसा कर्ज चुकाने में ही चला जा रहा है। अब क्या करें, नियमित खर्च के लिए पैसा नहीं बच रहा था। यानी कि राजा साहब के जो नियमित खर्च हैं, सेना है, उसकी रख रखाव है, राज दरबार है, सरकारी कार्यालय है और विश्वविद्यालय है, जो भी चलाने के लिए फ्रांस सरकार के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं। तो अब जब कोई रास्ता बचा नहीं है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो सिर्फ एक ही तरीका है, टैक्स बढ़ा दो। क्या कर दो, टैक्स बढ़ा दो। ये सरकार की मजबूरी हो गई थी, क्योंकि सरकार को टैक्स बढ़ाना ही था। बिना टैक्स बढ़ाए सरकार इससे निकल नहीं सकती थी। तो 18वीं सदी में फ्रांस समाज के तृतीय स्टेट में बढ़ा था, ये तो पता है। और तृतीय स्टेट के ही लोग क्या देते थे, कर। ये भी एक समस्या थी कि कर्ज देने वाला ना प्रथम स्टेट का आदमी कोई देता था टैक्स, ना द्वितीय स्टेट का आदमी देता था। कर्ज केवल देते थे, अरे क्या कहते हैं, टैक्स केवल देते थे तृतीय स्टेट के लोग। अब बताइए, अकेले तृतीय स्टेट के लोग कर्ज टैक्स कैसे पे करेंगे, उतना ज्यादा टैक्स कैसे पे करेंगे। और टैक्स के बारे में अभी और भी जान जाइए। अब सब पहले टैक्स देने वाले जब तृतीय स्टेट लोग थे, अभी देखिए जो हमारे देश में ज्यादा अमीर होता है उसको टैक्स देना होता है, लेकिन उस समय सीख उल्टा था। उस समय जो गरीब था वो टैक्स दे रहा था, जिसके पास जमीन नहीं है वो टैक्स दे रहा है, जो मजदूर है वो टैक्स दे रहा है, जो नौकर है वो टैक्स दे रहा है, और जो छोटा किसान है वो टैक्स दे रहा है। तो भैया लोगों के अंदर तो विद्रोह होगा कि जब छोटे लोग टैक्स दे रहे हैं और अमीर लोग कुछ दे ही नहीं रहे हैं। फिर देखिए, फ्रांस का समाज जो है मध्यकालीन सामंती व्यवस्था के अंदर था, यानी कि वहां सामंतवादी था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग जो है 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज की संस्थाओं के लिए किया गया था। उसके बाद लोकतंत्र वहां से गायब ही हो गया था, राजतंत्र ही चल रहा था। अब फ्रांस की वर्ग व्यवस्था के बारे में थोड़ा समझिए। पूरी आबादी, जितनी भी वहां आबादी थी फ्रांस में, उसका 90% जो था वो कौन था, किसान था। 90% किसान था, लेकिन जमीन के मालिक किसान बहुत कम थे। लगभग 60% जमीन जो थी वो कुलीनों की थी और चर्च की थी, और तृतीय स्टेट के अमीरों का अधिकार था। यानी कि 60% जमीन पर कुलीन लोग का अधिकार था, चर्च का अधिकार था, और तृतीय स्टेट में जो अमीर थे उनका अधिकार था। भाई अमीर तो वही होंगे जो खेती तो करेंगे नहीं, खेती तो करेगा किसान। अब प्रथम 2 स्टेट, कुलीन वर्ग और पादरी के लोग को विशेष अधिकार मिला था। जब वो जन्म लेते तभी से उनको विशेष अधिकार मिल जाता था। इनमें से महत्व विशेष अधिकार है कि वो कभी कर नहीं देंगे। सबसे बड़ा देखिए, वो कभी करों से उनको छूट दिया गया था, यानी वो कभी कर चुकाएंगे नहीं। और सामंती विशेष अधिकार भी हासिल था उन लोगों को बहुत सारा। और वह किसानों से सामंती कर वसूला करते थे, यानी कि जो कुलीन वर्ग थे उनको सामंती विशेषाधिकार था, जो किसानों से सामंती कर वसूलते थे। बताइए, एगो सरकार को कर दो और फिर सामंती कर दो। और किसान अपने स्वामी को सेवा स्वामी के घर एवं खेतों में काम करता था, सेवाएं भी देता था, सड़कें बनी तो सड़कें के निर्माणों में हेल्प करता था, और इन सभी कामों के लिए बाध्य था। और टैक्स देने वाला केवल कौन था, किसान था। किसानों से करों का एक हिस्सा, जिसे टाइद कहा जाता था, याद रखिए, धार्मिक कर। किसान 2 तरह के कर चुकाते थे। एक को कहते थे टाइद, और एक को कहते थे टाइल। याद रखिए, टाइल को टाइल से याद कर सकते हैं। किसान एक धार्मिक कर देता था जिसे हम कहते थे टाइद, और वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार भी टैक्स ले। देखिए, चर्च टैक्स लेता था जिसे धार्मिक कर टाइद कहते थे, और सरकार टैक्स लेती थी, इसको हम लोग क्या कहते थे, टाइल। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, ऐसा कर जो डायरेक्ट लिया जाए वो प्रत्यक्ष है, और अप्रत्यक्ष कौन है, जैसे नमक और तंबाकू पर लेने वाला टैक्स, इसके अलावा रोजमर्रा के सामानों पर लेने वाला टैक्स। और इस प्रकार सारे वित्तीय बोझ जो है वो तृतीय स्टेट के लोगों पर पड़ गया, और तृतीय स्टेट के लोगों की हालत खराब हो गई। और भी कुछ देखिए, लिब्रे क्या होता है, ये फ्रांस की उस समय की 94 की मुद्रा है, अरे उस समय की मुद्रा थी, जिसे 1794 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कि स्टेट क्या होते हैं, समाज की व्यवस्था, ठीक है, हैसियत वाली श्रेणी। पादरी वर्ग क्या होता है, विशेष कार्य को करने वाला, चर्च में विशेष कार्य करता है उसे कहते हैं टाइड। चर्च जो कर वसूलता है उसे टाइड कहते हैं। और ये कितना होता है, देखिए दिया है कि जितना खेत में उगाएंगे उसका 10वां हिस्सा जो है वो टाइड है। और टाइल क्या है,
राज्य सरकार जो टैक्स लेगी वो क्या है, टाइल है। तो ये पूरा स्थिति थी। देख लिए उस समय का कुछ चित्र बनाए गए हैं कि बेचारा गरीब अनाज फल पैसा सलाद सब कुछ लाता है, मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने के लिए बैठा है और वो उसको एक नज़र देखता तक नहीं, यानी किसानों की तरफ एक नज़र वो देखता ही नहीं है। ये फोटो बनाया गया है। यहाँ पे भी कुछ लिखा गया है, कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान बेचारा मक्खी है। और ये दिख ठीक है। तो ये है। अब समस्या ये आती है कि तृतीय स्टेट के लोग, 3 स्टेट हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय। प्रथम स्टेट में है पादरी, नो टैक्स। द्वितीय स्टेट में है कुलीन वर्ग, नो टैक्स, ये भी टैक्स नहीं देंगे। अब बच गए बेचारे तीसरे स्टेट के लोग, किसान मजदूर और गरीब लोग। किसान मजदूर और गरीब लोग, अब इनको ही सारा टैक्स देना है। टाइद भी इन्हीं को देना है, धार्मिक टैक्स जो चर्च लेता था, और टाइल भी इन्हीं को देना है जो सरकार लेती थी। यहाँ तक कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी सरकार लेती थी। अब किसानों की हालत खराब हो गई। अब बताइए सारा टैक्स देना है और ऊपर से सरकार क्या कर दे, फिर से टैक्स बढ़ा दे। अब इससे हुआ ये कि फ्रांस में बहुत ज़्यादा भूखमरी शुरू हुई, जिसकी वजह से फ्रांस में भूखमरी शुरू हो गई। अब फ्रांस में लोगों को बहुत सारी समस्याएं आने लगी। अब देखिए कैसे कैसे फ्रांस, देखिए दिया है कि फ्रांस की अब जनसंख्या, यानी कि फ्रांस के लोगों को, पहले एक बात जनसंख्या पे बात किया गया है कि 1715 में फ्रांस की जो जनसंख्या थी बताइए 2.3 करोड़ थी, बहुत कम है। और 1789 में ये 2.8 करोड़ हो गई। अनुमान लगाइए, जनसंख्या बढ़ गई, करीब जनसंख्या बढ़ गई है 50 लाख। और अनाज भी तब उत्पादन बढ़ना चाहिए, उत्पादन बढ़ने लगी, उत्पादन की मांग बढ़ने लगी, और लोगों का खाद्य था पाव रोटी, उसकी कीमतें क्या होने लगी, तेजी से बढ़ने लगी। और जो काम करने वाले कारखानों में मजदूर करते थे उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी जो है महंगाई के हिसाब से वो लोग बढ़ा नहीं रहे थे। अमीर गरीब की खाई जो है बढ़ती चली गई, गरीब और गरीब होते गया और अमीर होता गया। और उसी समय जो कसर बाकी था उसको पूरा कर दिया सूखे और ओले ने। यानी कि किसानों का जीवन ही एक खेती, और खेती में सबसे पहले तो महंगाई मार गई। पहली मार महंगाई की, दूसरी मार सूखे की, और तीसरी मार आ गई ओले की। अब पूरा पैदावार खराब, रोटी और महंगा, जीविका चलाना अब हो गया संकट। अब लोगों के पास एक ही रास्ता था, डू और डाई, करो या मरो, या तो लड़ो नहीं तो भूख से मरो। तो अब ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि कैसे फ्रांस के लोग लड़ते हैं और अपना अस्तित्व बचाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।